नई चीजों की लॉन्चिंग के लिए आमतौर पर एक नए साल का इंतजार किया जाता है, लेकिन सीएम योगी को इंतजार पसंद नहीं है। जी हां, इंतजार पसंद नहीं है। 2026 शुरू होने में अभी 29 दिन का वक्त बाकी है और योगी ने अपने एक्शन का ब्रांड न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया है। उनका ये नया मॉडल सभी पुराने मॉडल से एक कदम बढ़कर है, बुलडोजर मॉडल से भी एक कदम बढ़कर, जिसकी पहली झलक बलरामपुर में देखने को मिली है। आप भी देखिए। ये जो बुलडोजर यूपी के माफिया की छाती को रौंदते हुए चलता ना धड़धड़ा के, उसकी हड्डी और पसली एक हो जाती है। तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। योगी जो कह रहे हैं, बात उससे भी आगे बढ़ चुकी है। मामला अवैध कब्जों को बुलडोजर से तोड़ने के बाद अब मलबा दफन करने की ओर बढ़ गया है। आपने योगी का एनकाउंटर मॉडल देखा, आपने योगी का सीलिंग मॉडल देखा, आपने योगी का बुलडोजर मॉडल भी देखा, अब योगी का डंपिंग मॉडल आ गया है। क्या है योगी का ये डंपिंग मॉडल, कैसे काम करता है, इसकी तस्वीर बलरामपुर में देखने को मिली है, जहां सादुल्ला नगर पुलिस थाना परिसर में बनी एक अवैध मजार को 12 साल के बाद योगी फोर्स ने ध्वस्त कर दिया, जमींदोज कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। योगी के बुलडोजर ने अपने ताकतवर प्रहारों से देखते ही देखते मजार की चिंदी चिंदी भी घेर दी। कड़ी सुरक्षा के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। योगी फोर्स ने थाना परिसर में किया गया अवैध कब्जा तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ गई। योगी फोर्स ने सादुल्ला नगर थाना परिसर में बनी अवैध मजार को जमींदोज कर मलबे को मौके पर ही नहीं छोड़ा, बल्कि उसे पास के एक तालाब में ले जाकर दफन कर दिया। यही है योगी का नया मॉडल। मतलब तोड़ने के बाद मलबा छोड़ना नहीं है, बल्कि दफना भी देना है, ताकि कोई भी दोबारा अवैध कब्जा खड़ा करने की हिम्मत न कर सके। अवैध मजार के मलबे को तालाब में दफन कर योगी ने बड़ा मैसेज दिया है, एकदम लाउड एंड क्लियर, कि अगर कट्टरपंथी इस तरह से अवैध मजारें और मस्जिद बनाकर गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं, तो वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। सादुल्ला नगर थाना परिसर में हुए मजार वाले कब्जे के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए, जो 12 सालों तक इस थाना परिसर में सीना तान कर खड़ा हुआ था। थाना परिसर की जमीन पर कब्जा कर मजार बनवाने का आरोप पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर है। 2013 में हाशमी ने थाने की जमीन का फर्जी बैनामा मजार के नाम करा लिया। अगस्त 2023 में तत्कालीन थानाध्यक्ष ने इस अवैध कब्जे को कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट के आदेश पर 2024 में पूर्व सपा विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 28 नवंबर 2025 को अवैध कब्जे की बेदखली का आदेश कोर्ट ने पारित किया। 1 दिसंबर को योगी फोर्स ने थाना परिसर में बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चलाकर न सिर्फ उसे जमींदोज कर दिया, बल्कि मलबा तालाब में ले जाकर दफन कर दिया। जैसे ओबामा ने लादेन को दफन किया और आतंकवाद के खिलाफ बड़ा मैसेज दिया, ठीक उसी तरह योगी ने अवैध मजार को दफना दिया और गजवाए हिंद वाली सोच के खिलाफ बड़ा संदेश दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी ने अपने एक्शन का पहला मॉडल कब लॉन्च किया, आपको वो भी बताते हैं। सत्ता में आने के बाद सीएम योगी के एनकाउंटर मॉडल का पहला एक्शन सितंबर 2017 में देखने को मिला। बुलडोजर मॉडल का पहला एक्शन अप्रैल 2021 में देखने को मिला। पहली बार माफिया की जमीन पर घर वाला मॉडल दिसंबर 2021 में देखने को मिला। और अब दिसंबर में योगी एक्शन का बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल अवैध कब्जे का मलबा दफन करने का सामने आया है। पहला एनकाउंटर 2017 सितंबर, एक तरफ अवैध मजार को गिराने
और उसका मलबा दफना दिया गया, आपने देखा। वहीं दूसरी तरफ बरेली के नफरती मौलाना तौकीर रजा के दंगाई गैंग पर फिर से बुलडोजर का पंजा चला दिया गया। तौकीर गैंग पर वार के लिए बुलडोजरों ने पहला ही अपना टारगेट चुन लिया। अभी एक हफ्ते पहले ही तौकीर के करीबी आरिफ के शोरूम पर एक्शन हुआ था। अब बुलडोजर एक्शन से तौकीर के करीबियों के 12 घर लुट गए हैं। योगी पैटर्न पर ही बिहार में भी बुलडोजर एक्शन तेज हो गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर पटना की है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए बोरिंग रोड से राजापुर पुल तक बुलडोजर कार्रवाई के लिए उतरे। लेकिन बरेली में हुए बुलडोजर एक्शन ने एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा के गैंग पर गहरी चोट देने का काम किया है। यानी योगी प्रशासन ने साबित कर दिया है कि पीला पंजा कोई भी चलाए, सम्राट तो योगी ही रहेंगे। योगी मतलब ही बुलडोजर सम्राट है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी का प्रहार जड़ों पर होता है, जहां दर्द का एहसास सबसे ज्यादा होता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां योगी प्रशासन का पीला पंजा फिर पहुंचा तो बुर्के वाली महिलाएं विरोध में उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। बुलडोजर का रास्ता रोकने का प्रयास किया, कहने लगी अगर बुलडोजर चलाया तो वो जान दे देंगे। एक दिन पहले ही बरेली में बुलडोजरों ने डेरा डाल दिया था और आज योगी के बुलडोजर ने अपने अधूरे पड़े काम को पूरा कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5 और न जाने कितने ऐसे ही बार योगी प्रशासन के बुलडोजर ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी सरफराज वली खान के फरहत बारात घर पर किए। ये बकायदा जो इनको बकायदा सुनवाई करके डेमोलिशन ऑर्डर पर किया गया उनके खिलाफ और अवैध रूप से मैरिज हॉल चला रहे थे लोग। बीडीए कार्रवाई की अवैध रूप से बिना नक्शे पास करे जो कार्रवाई वो की गई थी। तो और भी कार्रवाई इस तरह की होंगी सर? बिल्कुल चिन्हित कर कार्रवाई। यानी पहले से नोटिस कई बार दिया गया, जिसके बाद लोगों ने निर्माण नहीं हटाया और उसी की वजह से अगर आप देखें तो बुलडोजर लगातार जो बुलडोजर यूपी सरकार का पीला पंजा यहाँ पर पहुँचा। आज नतीजा ये है कि पहला आपको मैरिज हॉल जो सामने आपको दिखाई दिया उसको तोड़ दिया गया और अब दूसरे मैरिज हॉल की बारी है। तौकीर के करीबी और बरेली के इस बेहद पुराने और संवेदनशील इलाके सूफी टोला में रहने वाले कट्टरपंथी बस देखते रह गए। योगी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। दंगाइयों को तोड़ने के बाद अब बुलडोजर के जरिए तौकीर रजा के करीबियों के अवैध निर्माण को भी एक एक कर तोड़ रहे हैं। अब दंगाई बरेली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को देखते हुए यहाँ पर प्रॉपर पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। एक कंपनी पीएसी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, साथ में महिला पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है, थाने की फोर्स यहाँ पर लगी है, एसएचओ समेत यहाँ पर सीओ भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। जिस सूफी टोला इलाके में आज बुलडोजर गरजे वो मुस्लिम बहुल इलाका है। महिलाओं को आगे कर कार्रवाई रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो ये जानते नहीं कि बुलडोजर एक्शन के सम्राट योगी आदित्यनाथ ही हैं। शादियों के सीजन में जहां मैरिज हॉल के बाहर बाराती होते हैं, आज वहां सरफराज और राशिद खान के बारात घर के सामने बुलडोजर मौजूद थे। पुलिस ने इलाके की किलेबंदी कर दी थी, दोनों तरफ से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। एक तरफ पुलिस बल था, दूसरी तरफ भी पुलिस फोर्स थी और बीच में बुलडोजर अवैध निर्माण का हिसाब कर रहा था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे योगी प्रशासन मौलाना तौकीर रजा के करीबियों को हर बार के साथ छलनी कर रहा है। देखिए कैसे महज 30 सेकंड के अंदर मेन गेट पर लगा सरफराज वली खान की नेम प्लेट लटकने लगी और फिर मलबे में कहीं गुम हो गई। बारात घर मिट्टी मिट्टी हो चुका है, लेकिन उसके मालिक ये मानने को तैयार नहीं कि वो तौकीर रजा के परिचित हैं। इनकी जुबान पर सच आए या ना आए, लेकिन ये सच्चाई कोई नकार नहीं सकता कि योगी ही बुलडोजर एक्शन के सम्राट हैं। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, बरेली।
योगी के बुलडोजर के निशाने पर जहां एक तरफ तौकीर रजा गैंग आया तो बड़ा ध्यान अब मदरसों पर भी है। यूपी के मदरसों में अगर अब किसी ने भी देश विरोधी गतिविधि के बारे में कुछ सोचा भी तो वो योगी की नजरों से बच नहीं सकता। अब एक एक मदरसा सीधे योगी के रडार पर है, क्योंकि यूपी में शुरू हो चुका है योगी का ऑपरेशन एम। ये आधार जो है वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जांच के बाद हम लोग की सारी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से लेके स्टाफ तक की सारे तक, यहाँ के जितने एम्प्लॉई सबका। किस चीज की तालीम मिली है आप लोगों को? इस्लाम। उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठबुल्ला बन के उठते इसको ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। मुल्ला और मौलवी बनाने वाले मदरसे, तालीम के नाम पर जिहादी सोच फैलाने वाले मदरसे और अवैध गतिविधियों का हेडक्वार्टर बनाने वाले मदरसे, ये सभी मदरसे अब योगी आदित्यनाथ के रडार पर हैं। यूपी में कहीं अलफलाह न बन जाए, इसके लिए योगी राज में शुरू हो गया है ऑपरेशन एम। वो ऑपरेशन जो आतंक का अड्डा बनाने वालों की नींव जड़ से काट कर रख देगा। इससे पहले कि यूपी के किसी हिस्से में उमर या मुजम्मिल जैसे जिहादी सोच वाले आतंकी पनपे, उस सोच को कुचलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए सीएम योगी के ऑर्डर पर यूपी के मदरसों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मदरसों में कौन कितने वक्त से रह रहा है इसकी जांच की जा रही है। वहां रहने वालों के डॉक्यूमेंट की भी जांच हो रही है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में टीमें पहुंचकर ये जांच कर रही हैं, जहां वहां पढ़ने वालों के आधार कार्ड चेक कर पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसा ही एक चेकिंग अभियान लखनऊ में भी चलाया गया। आज जो है लखनऊ के गोमती नगर मदरसे में हम पहुंचे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर रहने वाले लोगों की जांच की जा रही है। और ये जो मुहिम है ये उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में चलेगी, क्योंकि वहां पे कौन लोग रह रहे हैं, कितने समय से रह रहे हैं, उनके पास उनका आई कार्ड है कि नहीं है। आधार जो है वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। सब बच्चों के आधार जो है वो चेक किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली ब्लास्ट के तुरंत बाद मदरसों को आदेश दिया था कि यूपी के मदरसों को अपने छात्रों और मौलानाओं की जानकारी एटीएस को देनी होगी। मदरसों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों की जानकारी भी मांगी गई है। आदेश में साफ कहा गया था कि तुरंत ही मदरसे इस प्रक्रिया को शुरू कर दें। जांच के बाद फिर हम लोग भी सारी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से लेके और स्टाफ तक की सारे तक, यहाँ के जितने एम्प्लॉई हैं सबका। सभी जगह जाके आप लोग चेक? जी, हम लोग सब जगह चेक करते हैं। और ये बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इनके सारे ऑलरेडी हम लोग ने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए हैं। लखनऊ में चेकिंग अभियान में कई लोग ऐसे मिले जो कि दूसरे राज्यों से भी आए थे और लंबे वक्त से यहाँ रह रहे थे। क्या नाम है? अरमान। अरमान, आज कब से रह रहे हो वहाँ पे? 5-6 महीने से। और कहाँ से आए हो? बहराइच शरीफ। बहराइच से आए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आधार है। आपका क्या नाम है पहले ये बताइए? मोहम्मद लुकमान। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ से। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? अभी दूसरा साल है मेरा। आधार कार्ड है आपके पास? इस आदेश का मकसद ये है कि किसी भी मदरसे में चल रही देश विरोधी गतिविधि की पहचान समय रहते हो जाए। यूपी में कुल 25,000 मदरसे हैं, जिसमें 8500 से ज्यादा अवैध हैं। मई महीने में श्रावस्ती में छापे में सामने आया था कि यहाँ बच्चों को धार्मिक कट्टरता की शिक्षा दी जा रही थी। इसके अलावा सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में संचालित 602 मदरसों में से 15 में संदिग्ध गतिविधियां पाई गई थी। जिस तरह सीएम योगी ने प्रदेश से अपराधियों और माफियाओं का बोरिया बिस्तर पैक किया है, इस पर उन्होंने जिहादी सोच पर बड़ी स्ट्राइक की तैयारी की है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ योगी के ऑर्डर पर यूपी के मदरसों में सबसे बड़ा चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है, तो वहीं योगी फोर्स प्रदेश में बड़े बड़े अपराधियों का सफाया करने में जुटी है। और इसी कड़ी में योगी के खाकी वर्दी वालों ने 1.25 लाख के इनामी को लूट के चंद घंटों के अंदर ही मार गिराया। और अगर डकैती डालेगा तो उसे भी मालूम है कि डकैती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। योगी फोर्स ने सबसे बड़े डकैत को ठोक दिया। बावरिया गैंग का सरगना 1.25 लाख का इनामी जेल।
उसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। योगी फोर्स लगातार कानून से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब कर रही है और इस बार योगी की पुलिस के हत्थे चढ़ा है बावरिया गैंग का सरगना मिथुन, जो 1.25 लाख का इनामी है। मिथुन ने बागपत में एक महिला से चेन लूटी थी, जिसके बाद योगी की पुलिस उसके पीछे साए की तरह लग गई थी और उसे महज 7 घंटे के अंदर ही मुठभेड़ में मार गिराया गया। फायरिंग से हमारी पुलिस जांच फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बदमाश भागने में फरार हो गया। मिथुन को तत्काल हमारी मौके पर मौजूद पुलिस ने CSCU में एडमिट कराया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको रेफर किया गया जिला अस्पताल शामली के लिए और जहां उसकी मौत हो गई। मिथुन कोई छोटा मोटा अपराधी या कोई मामूली डकैत नहीं था। शामली का रहने वाला मिथुन बावरिया गैंग का सरगना बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, डकैती समेत 25 से ज्यादा मामले दर्ज थे। मिथुन और उसका गैंग पश्चिमी यूपी में विशेष रूप से सक्रिय था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दक्षिण भारत में भी इसका आतंक था। वो किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए जाता हवाई जहाज से था और वापसी ट्रेन से करता था। अपनी मौत से पहले मिथुन पार्टी कर रहा था, लेकिन वो उसकी आखिरी पार्टी साबित हुई। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर उसी जगह की है जहां मिथुन पार्टी कर रहा था। जहां देर रात पुलिस ने एनकाउंटर में एक इनामी बदमाश को मार गिराया। ये तस्वीरें खुद बताती है कि जिस तरीके से एक सफेद निशान है, उस पर कार्बाइन और उनकी पिस्टल, अवैध हथियार और अन्य दूसरी चीजें बरामद हुई थी। मृतक बदमाश अपने दोस्त के साथ यहां पर पार्टी कर रहा था। पुलिस ने जंगल में पार्टी वाली इस जगह को घेर लिया और बदमाशों से सरेंडर करने को कहा। जवाब में मिथुन बावरिया ने ऑटोमेटिक कार्बाइन और इटली में बनी बरेटा पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मिथुन को गोली लगी और वो वहीं मर गया। लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए नजीर बन जाएगा। योगीराज में मिथुन के साथ एक बड़े हिस्ट्री शीटर का अंत हो गया। पुलिस को उसके पास से 9mm ऑटोमेटिक कार्बाइन, बरेटा पिस्टल, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। यूपी में बावरिया गैंग का आतंक था। ये राह चलते और प्लानिंग के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। गैंग के सदस्य अलग अलग राज्यों में मुखबिरी और रेकी करते थे, जिसके बाद मिथुन वारदात को अंजाम देता था। पंजाब के खन्ना, राजस्थान के भरतपुर और दिल्ली के जहांगीरपुरी में गिरोह के ठिकाने हैं। योगी फोर्स ने सरगना को मिटाकर बावरिया गैंग की कमर तोड़ दी है और अब उसके गैंग के बचे बाकी सदस्यों को भी उसी अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोने पे सुहागा वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। संभल में योगी फोर्स के साथ ऐसा ही हुआ। उसने छापेमारी की अवैध गैस रिफिलिंग के कारोबार पर, लेकिन खुलासा हो गया एक और प्राचीन कूप का। जी हां, आशंका है कि इस कुएं को पाट कर उसके ऊपर घर बना दिए गए और इसी घर से अवैध रिफिलिंग का कारोबार किया जा रहा था। जब बदलने गए तो वहां एक कुएं का ढांचा दिख रहा है। संभल में दफन सनातनी प्रतीक एक एक कर योगी सरकार ने खोज निकाले हैं। 19 प्राचीन कूपों की पहचान कर उनका पुराना स्वरूप लौटाने की कवायद चल रही है। आशंका है कि अभी कुछ और ऐतिहासिक कूप अवैध कब्जों के चलते अपने वजूद की जंग लड़ रहे हो सकते हैं। इस आशंका को अब और बल मिला है जब हयात नगर इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग मामले को लेकर प्रशासन ने छापेमारी की। हयात नगर में मोहल्ला नाला पर बने एक आवासीय मकान में चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार का तो भंडाफोड़ हुआ ही, इसी दौरान एक कुएं जैसा स्ट्रक्चर मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद अफसर हैरान रह गए। अब इस स्ट्रक्चर की पड़ताल की जा रही है कि कहीं ये कोई ऐतिहासिक कूप तो नहीं है। कहना है जो घर वालों का कि सीढ़ी है, एक सीढ़ी बनी है, एक लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर बनी है, लेकिन जो सीढ़ी की बनावट है वो कुएं जैसी प्रतीत हो रही है। तो उसकी पुष्टि के लिए क्षेत्रीय लेखपाल से कह दिया गया है, उनकी टीम आई थी, वो भी अपना देखे जानकारी करके बताएंगे। अवैध गैस रिफिलिंग का एक कारोबार अकबर नाम का शख्स चला रहा था। पुलिस ने अकबर और उसके एक साथी ओवैस को गिरफ्तार किया है। अवैध गैस रिफिलिंग के मामले से ज्यादा इलाके में उस संभावित कुएं की चर्चा है, जिसके ऊपर मकान का निर्माण कर अवैध रिफिलिंग का एक कारोबार चलाया जा रहा था। यहाँ पर जांच के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट जो हैं संभल के, वो आए और ये जो स्ट्रक्चर है उनको
ऐसी आशंका हुई कि ये कुआं हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर है, ये कुएं का जो किनारा होता है, जो वेल का जो किनारा होता है, वो ये उनको लगा कि ये कुआं हो सकता है। हालांकि छापेमारी के दौरान जिस स्ट्रक्चर के ऐतिहासिक कुआं होने की आशंका जताई जा रही है, उस बारे में हमने इस इलाके में 30-40 सालों से रह रहे हिंदू और मुस्लिम लोगों से बातचीत की, तो उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। के सिलेंडरों के बारे में आए थे, सिलेंडर जो पकड़े गए हैं। अच्छा। तो वो ये पैरियों को देख के कह रहे थे, बोले ये कुआं लग रहा है हमें। मन का आपको लग रहा था, आप देख सकते हैं। हाँ, गोलाई की वजह से कह रहे होंगे, उन्हें ये तो हमारे सामने बनाया भी कुछ। अच्छा, तो कोई टीम कुछ ऐसा सिलेंडर उतरते रहते हैं ना यहाँ से, तो बोले ये कुआं है क्या है, पटवारी को बोल दिया उन्होंने, बोले इसकी जांच करिए। प्रशासन का कहना है कि अगर जिस स्ट्रक्चर के कुआं होने की आशंका जताई जा रही है वो सही पाई जाती है तो उसकी खुदाई कराई जाएगी और सच को सामने लाया जाएगा। अभी 6 दिन पहले मोहम्मद खां सराय इलाके में उस वक्त हलचल मच गई थी जब एकता चौकी के पास झाड़ियों और मिट्टी के बीच दबा एक प्राचीन बंद कुआं मिला था। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि ये कुआं कई दशक पहले बंद कर दिया गया था। ये भी दावा है कि 1978 के दंगों के दौरान एक व्यापारी की हत्या कर उसका शव इसी कुएं में फेंका गया था। अब इस कुएं की खुदाई कराई जा रही है। इसी बीच अब सदर कोतवाली इलाके में एक और कुआं मिलने की खबर ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। संभल में अब तक 19 ऐतिहासिक कूप चिन्हित किए जा चुके हैं। इसमें से कई कुओं को संवारा भी जा चुका है। लोहे का जाल लगाकर उन्हें संरक्षित किया गया है ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। अब 2 नए कुओं की खबर से संभल एक बार फिर से सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचिए कि ऐतिहासिक मंदिर हो और उसके बिल्कुल साथ एक जमीन पर कब्जा करके दरगाह बना दी जाए। कुछ ऐसा ही हो रहा था गुजरात के एक जिले में, जहां एक प्राचीन मंदिर के पास दरगाह बना दी गई थी। हिंदू लगातार उस अवैध दरगाह को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन भाईजान उसे हटाने के बजाय कोर्ट चले गए। कोर्ट से अवैध दरगाह के खिलाफ फैसला आते ही दादा के 6 बुलडोजर लग गए अपने काम पर। मंदिर के पास अवैध तरीके से दरगाह बनाई गई तो उसका क्या हाल हुआ, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 6 बुलडोजर आए और अवैध दरगाह को मिट्टी में मिला दिया। तस्वीरें गुजरात के मोरबी की हैं, जहां ऐतिहासिक मणि मंदिर के पास बनी अवैध दरगाह को बुलडोजर ने जमीन दोस्त कर दिया। इसके लिए आज सुबह ये कार्रवाई की गई, जिसमें 6 बुलडोजर आए और बुलडोजर एक्शन लिया गया। दरअसल इस दरगाह पर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। ये दरगाह मोरबी के ऐतिहासिक मणि मंदिर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए मस्जिद पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी। जैसे ही कोर्ट में याचिका खारिज हुई, बुलडोजर पहुंच गया। इससे पहले प्रशासन ने दरगाह को खुद हटाने का नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दादा का बुलडोजर रौद्र रूप में आ गया। कोई भाईजान विरोध न कर पाए, इसके लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात थे। मोरबी का मणि मंदिर 100 साल से भी पुराना स्मारक है, जिसे गुजरात के ऐतिहासिक अद्भुत स्मारक के तौर पर जाना जाता है। मणि मंदिर का निर्माण मोरबी रियासत के शासक ने साल 1935 में कराया था और इस मंदिर को वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी माना जाता है और इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों ही तरह से महत्व है। यही वजह थी कि मंदिर के पास बनी इस अवैध दरगाह का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। गुजरात में योगी स्टाइल बुलडोजर एक्शन हो रहा है और अवैध मस्जिद दरगाह का कब्जा ईंट दर ईंट उखड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहरीले कफ सिरप से बच्चों की जिंदगी पर मौत की मोहर लगाने वाले शैतानों पर योगी का हंटर चलना शुरू हो गया है। मास्टरमाइंड भले ही पकड़ से दूर हों, लेकिन उसके एक एक सहयोगी को खोज खोज कर योगी फोर्स सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। आज इस अपराध में शामिल एक बड़ा खिलाड़ी यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। अब माना जा रहा है कि इस मामले में योगी का बुलडोजर भी चलेगा और सीलिंग का डंडा। बच्चों की जान से खिलवाड़ योगी छोड़ेंगे नहीं। जी हां, जहरीले सिरप के कारोबारियों के खिलाफ योगी ने जंग छेड़ दी है। नतीजे भी सामने आने लगे हैं। इस कारोबार की एक और बड़ी मछली
योगी फोर्स के शिकंजे में आ चुकी है। एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार। जहरीले कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वो लखनऊ कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। इस मामले में हुई ये तीसरी बड़ी गिरफ्तारी है। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। भोला जायसवाल नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अमित सिंह टाटा ने पूछताछ में ही आलोक सिंह का नाम लिया था। अब उसकी गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जांच में सामने आया है कि इस कारोबार के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ने आलोक के लिए कई मेडिकल फर्म स्थापित की थी, जिनसे कोडीन आधारित कफ सिरप का अवैध कारोबार हो रहा था। रांची झारखंड में भी एक मेडिकल एजेंसी मिली है जो इस कारोबार से जुड़ी पाई गई है। वाराणसी में 2 मेडिकल आउटलेट भी जहर के इस कारोबार का हिस्सा थे। माना जा रहा है कि आलोक की गिरफ्तारी के बाद अब जल्द ही शुभम जायसवाल पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। इसमें जितने भी अभियुक्त हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कोडीन कफ सिरप घोटाला अलग अलग राज्यों में फैले मेडिकल फर्मों और सप्लाई चैनलों के एक बड़े गठजोड़ को उजागर कर रहा है। इस खेल के तार मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ तक कि बांग्लादेश के साथ भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी लाखों बच्चों को दवा के नाम पर जहर की सप्लाई की जा रही थी। अब योगी फोर्स इस गिरोह से जुड़े लोगों पर शिकंजा कस रही है। इनके ठिकानों पर अब बुलडोजर भी चलेगा और इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां इमरान खान की मौत को लेकर के बना हुआ सस्पेंस आखिरकार आज खत्म हो गया और पता चल गया कि इमरान खान जिंदा हैं। विरोध के बाद आज इमरान खान की बहन की उनसे मुलाकात भी हो गई, जो करीब 20 मिनट तक चली। इस मुलाकात में इमरान खान ने जो कहा वो भी बताता हूं आपको। इमरान ने जब करीब 1 महीने बाद अपनी बहन उज़्मा से जेल में मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत गुस्से में हैं, उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें सारा दिन कमरे में बंद रखा जाता है, किसी से बात नहीं करने दी जाती। और तो और इमरान ने इन सब का इल्ज़ाम लगाया आसिम मुनीर पर और कहा कि मुनीर ही उनके इस हाल के लिए जिम्मेदार है। तो मुनीर पर आरोप लगाने वाले इमरान की अपनी बहन से ये मुलाकात आज बड़े ड्रामे के बाद हुई, जिसका असर ये हुआ कि मुनीर को झुकना पड़ा। वैसे मुनीर की मुश्किल सिर्फ इमरान ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि शहबाज ने भी बढ़ाई हुई है, क्योंकि उसका पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आर्मी चीफ बनने का सपना जो है उस पर फिलहाल शहबाज ने ब्रेक लगा दिया है। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। शहबाज और मुनीर जिस तरह आवाम को दबा कर रखने की कोशिश में थे, पाकिस्तान में इस वक्त 2 बड़े सिरदर्द शहबाज के लिए बने हैं। एक तरफ बड़ा बवाल इमरान खान के नाम पर मचा है, तो दूसरी तरफ सीडीएफ की मुनीर की पोस्ट उसके गले की फांस बनी हुई है। मुनीर और शहबाज के बीच का एक कलेश आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए कैसे पाकिस्तान एक एक कर टुकड़ों में बिखर रहा है। इमरान खान को लेकर आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बड़ा बवाल हुआ। इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे और आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान पीटीआई ने किया था। रास्ते बंद कर दिए, धारा 144 लगा दी, जिससे इमरान समर्थकों को रोका जा सके। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और रावलपिंडी के अडियाला जेल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। शहबाज और मुनीर ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इमरान समर्थक बड़ी संख्या में अडियाला जेल पहुंच गए। पीटीआई के कार्यकर्ता के साथ साथ उसके सांसद, नेता सब इकट्ठे होकर पहुंचे और आखिरकार शहबाज सरकार झुकी और इमरान की बहन को मिलने की इजाजत दे दी गई। इमरान खान 27 दिन बाद अपने परिवार के किसी सदस्य से मिले। इससे पहले उन्होंने 5 नवंबर को अपनी बहन नौरीन खान से मुलाकात की थी। इसके बाद उनकी बहनों ने कई बार अपने भाई से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। पाकिस्तान में जहां एक तरफ बड़ा डर इमरान खान को लेकर है कि कहीं इमरान के समर्थक विद्रोह न कर दें, तो दूसरा बड़ा बवाल मुनीर के एक्सटेंशन को लेकर भी चल रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का 3 साल का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो गया, जिसके बाद उनको नई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ की पोस्ट दी जानी थी, जिसमें वो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के भी चीफ बन जाएंगे। ये एक्सटेंशन उन्हें 2030 तक ले जा सकता है, लेकिन इसमें पेंच ये है कि पीएम शहबाज शरीफ ने अब तक इस पर साइन नहीं किए हैं। जिस वक्त मुनीर को शहंशाह बनाया जाना था, शहबाज लंदन चले गए। अब जब लौट आए हैं, फिर भी मुनीर के भविष्य वाले दस्तावेज पर कोई हलचल नहीं है। पाकिस्तान में तो ये भी चर्चा है कि जानबूझकर देरी की जा रही है। मुनीर का चमचा वाला तमगा हासिल करने वाले शहबाज अब अपनी पुरानी सारी बेइज्जती का हिसाब लेने में लगे हैं। बात बिगड़ी तो शहबाज सरकार के मंत्री देरी के लिए बहाने बनाने लगे।
लेकिन सच तो यह है कि मुनीर का हमेशा के लिए बने रहने वाला सपना फिलहाल अधर में लटक गया है। और अगर ये ज्यादा दिन हुआ तो सेना वर्सेस सरकार का बड़ा कलेश पाकिस्तान में दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।